फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चंस का विस्तार पूर्वक विश्लेषण भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। प्रत्येक एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? फ्रेंड्स, हमारा जो संविधान है वह हमारे भारत देश की सबसे बड़ी कानून की किताब है। भारतीय संविधान को फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। इसी वजह से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान की निर्माण लागत कुल 64 लाख रुपए थी और भारत के संविधान के निर्माण के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। मूलतः भारतीय संविधान जब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 22 भाग थे। वहीं पर देखा जाए तो वर्तमान में भारत के संविधान में प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और लगभग 25 भाग हैं। यानी कि भारत के संविधान में संशोधन करके इसका विस्तार किया गया है। भारत के संविधान से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चंस ये रिपीट हुए हैं। मुख्य तौर पर आप याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत के संविधान का निर्माण हुआ है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए थे। इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा जिसका मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का जो विचार है वह सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था 1934 में। एम.एन. राय एक साम्यवादी आंदोलन के प्रखर नेता थे। ब्रिटिश सरकार ने उसके पश्चात अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था। जैसे ही दोस्तों एम.एन. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार सामने रखा था 1934 में, उसके पश्चात ही 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग किया था और ब्रिटिश सरकार ने उसके पश्चात 1940 में अपने अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस के संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम से बार बार पूछा गया है, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और हमारे संविधान की जो मेन रूपरेखा है वह उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। उसके दूसरे दिन दोस्तों संविधान सभा की दूसरी ही बैठक में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। दोस्तों, यह मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है बता रहा हूँ, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार बार रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति
का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की कुछ समितियां थी दोस्तों अलग अलग, जिनके अलग अलग कार्य क्षेत्र थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह जो प्रारूप समिति थी इसका मुख्य कार्य क्या था, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। तो भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का मुख्य कार्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। प्रारूप समिति में फ्रेंड्स कुल 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह मुहर के रूप में अपनाया गया था। सर BN राव संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। तो प्रारूप समिति से संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दोस्तों आपको हल करा रहा हूँ, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। संविधान के किस भाग में संघ एवं इसके क्षेत्रों का वर्णन है। तो दोस्तों हमारे भारत का जो संविधान है, भारत को जो संविधान है वह उसमें वर्तमान में दोस्तों कुल 25 भाग हैं, कुल 25 भाग हैं। लेकिन जब अंगीकृत किया गया था तो उस समय 22 भाग थे। यानी कि संविधान की सरलता के लिए संविधान को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है और अलग अलग भागों में अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे कि भारत के संविधान के भाग 1 में दोस्तों, भाग 1 में भारत के संघ यानी भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 1 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा कथन है भारत राज्यों का समूह है। तीसरा कथन है भारत राज्यों का निकाय है। तो फ्रेंड्स इन कथनों में से केवल पहला कथन सत्य है, केवल पहला कथन सत्य है। भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है, इंडिया क्या है, यह यूनियन है स्टेट्स का। भारत राज्यों का एक संघ है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं इससे संबंधित आपको दे देता हूँ। संविधान के भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। जैसा मैंने पहले ही बताया दोस्तों आपको, भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं और अलग अलग भागों में अलग अलग महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे कि भारत के संविधान का भाग 1 में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा है। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्वेश्चंस को ही हल कर रहे हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। संविधान के भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में उल्लेख है। और दोस्तों संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका। ऐसे ही संविधान में कुल 25 भाग हैं, अलग अलग क्षेत्रों का वर्णन है। तो संविधान के भाग 1 में आप याद रखिए संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। दोस्तों मैं आपको संविधान के प्रत्येक भाग के बारे में कंप्लीट आपको स्टडी कराऊंगा। तो दोस्तों आज संविधान के भाग 1 संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का एक संघ है। इसको आप याद रखिएगा इस शब्द को। भारतीय संघ जो है राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में है। दोस्तों अमेरिका में क्या है, विभिन्न राज्य मिलकर एक राज्यों का समूह बनाते हैं, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। लेकिन भारत क्या है, राज्यों का एक यूनियन है, भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और पूरा जो देश है वह एक है और जो राज्यों में बांटा गया है इसको सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो दोस्तों
भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का समूह नहीं है। इसको आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत राज्यों का संघ है या फिर समूह। तो भारत राज्यों का एक संघ है। भारत का संवैधानिक नाम है क्या है दोस्तों? वैसे तो भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त या प्राचीन काल में जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों हमारे भारत के संविधान में भारत के दो नामों का उल्लेख है। दो नाम कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला भारत, दूसरा इंडिया। तो संविधान में यह वर्डिंग लिखी हुई इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान में यह भारत के संवैधानिक नाम है भारत और इंडिया। दो नाम आप याद रखिएगा, भारत के ये संवैधानिक नाम है। दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के नामों का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया शब्द का भी उल्लेख है और भारत शब्द का भी उल्लेख है। दोस्तों जो भारत शब्द है यह परंपरागत नाम है भारत का, और इंडिया एक आधुनिक नाम है। दोनों नामों पर संविधान सभा में चर्चा हुई थी और अंतिम राय यह बनी थी कि दोनों ही नामों को संविधान में शामिल किया जाए। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यों का समूह है जो राज्यों के बीच आपसी समझौते से बना है। मैंने पहले आपको बताया था कि भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, और अमेरिका राज्यों का एक समूह है, इसीलिए इसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। अमेरिका के राज्य संयुक्त होकर एक राज्य का समूह बनाते हैं, लेकिन भारत राज्यों का एक संघ है। दोस्तों भारत राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के बीच आपसी समझौते का परिणाम कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत के जो राज्य हैं वह संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो दोस्तों भारत में संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और भारत के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, यह तीनों प्रकार के ही क्षेत्र भारत में शामिल हैं। तो भारत में कौन कौन से संघ, राज्य एवं उसके द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 स्टेट्स हैं वर्तमान में भारत में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश या फिर कई बार इनको संघ शासित प्रदेश भी कहा जाता है? कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स, संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। संविधान के भाग 1 में 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक भारत के संघ राज्य क्षेत्र और उनसे संबंधित उल्लेख किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। उनमें से पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की जो राजधानी है वह है दिल्ली। संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी किए गए हैं। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में राज्यों के भीतर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो भारत के अनुच्छेद 1 में भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। दोस्तों भारत के 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसकी राजधानी है दिल्ली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तीसरा संघ शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, जिसकी राजधानी है दमन। यह दोस्तों कहाँ पर है? अरब सागर में। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। चंडीगढ़ दोस्तों राजधानी है चंडीगढ़। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, यह भी दोस्तों भारत का द्वीप समूह है। कहाँ पर है? अरब सागर में। पुदुचेरी की राजधानी है पुदुचेरी, यह भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है। लद्दाख की राजधानी है लेह, हाल ही में यह नया संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर को हाल ही में बनाया गया है दोस्तों श्रीनगर, इसकी राजधानी है। हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 संघ शासित प्रदेश बनाए गए हैं, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। पहले भारत में 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा हटा करके अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों भारत की जो संसद है
वह नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकता है संसद में अधिनियम बना करके। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वह नए राज्यों के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारतीय राज्यों के पुनर्सीमन का प्रावधान है? अनुच्छेद 3 में दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ के शक्ति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? जो संघ है, संसद है, वह किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। दूसरा कथन है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वह संसद को यह शक्ति देता है कि वह भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। हाल ही में दोस्तों 2019 में जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत के 29वां राज्य था, लेकिन इसको 2 संघ शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। और दोस्तों भारत में जैसे जब आज़ाद हुआ था भारत, तो उसके पश्चात भारत का जो संयुक्त प्रांत था, वर्तमान में संयुक्त प्रांत के नाम को बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया है। तो इस तरह से जो भारत की जो संसद है उसको शक्ति है, वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो चारों कथन है यह सत्य है। तो यह केवल जो शक्ति है वो संसद को दी गई है और संसद अधिनियम ला करके ही अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण जो दोस्तों अनुच्छेद मैंने आपको बताया संविधान के भाग 1 में उल्लेखित हैं, वह अनुच्छेद के बारे में आप याद रखिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्रों के नामों का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन का चर्चा की गई है। भारत की संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। भारत के संविधान में यदि संशोधन करना है तो वह केवल भारत की संसद ही कर सकती है। राज्यों की विधानसभाएं जो हैं वह भारत के संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 368 में है। और इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने किस देश के संविधान से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था दोस्तों, भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ है तो संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और जो भी प्रावधान दूसरे देशों के संविधानों के भारत के लिए अच्छे थे उनको भारत के संविधान में शामिल किया। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से शामिल किया गया है, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया है, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, संघ शासन की प्रणाली को हमने कनाडा के संविधान से, भारत में विपरीत परिस्थिति में निपटने के लिए आपातकाल का प्रावधान है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यह विभिन्न स्रोत हैं, विभिन्न देशों से हमने अपने संविधान में शामिल किया है। तो जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं मैंने आपको बताए, इतने ही आप याद रखिए, ये इन्हीं से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो भारत में ब्रिटिश क्षेत्र थे और देशी रियासतें थीं। दोस्तों देशी रियासतें जो थी वो लगभग 565 रियासतें थीं। उनको भारत में एक एक करके मिलाने का जो श्रेय है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों जिनको भारत का विस्मार्क या भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों जो एकता पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। इन्होंने भारत में 565 देशी रियासतों को मिलाने का
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाया था। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देसी रियासतों से संबंधित। आज़ादी के समय भारत में जो राजनीतिक इकाइयाँ थी उनकी दो श्रेणियाँ थीं। ब्रिटिश प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। देसी रियासतें थी जो राजा के शासन के अधीन थी लेकिन ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत ही थे ये लोग। तो दो प्रकार की श्रेणियाँ थी, दो श्रेणियाँ थी राजनीतिक इकाइयों की। और आज़ादी के पश्चात भारत की 565 यही देश की जो रियासतें थी उनको भारत में शामिल किया गया। दोस्तों लगभग 562 जो रियासतें थी वह आसानी से भारत में शामिल हो गई, लेकिन जो 3 रियासतें थी उनके बारे में एग्जाम से पूछा जाता है क्योंकि यह सबसे बाद में शामिल हुई। हैदराबाद जो रियासत थी इसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। जो जूनागढ़ रियासत थी इसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र के द्वारा। तो यह 3 जो रियासतें हैं वह सबसे बाद में शामिल हुई थी और इन सबको शामिल करने का भारत में जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तब अलग अलग भारत में प्रांत थे। अब उसके पश्चात क्या हुआ, भारत एक विविधता वाला देश है, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं संस्कृतियां हैं। तो दोस्तों भारत में क्या हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा सबसे पहला जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया वह एसके धर, श्री एसके धर की अध्यक्षता में गठित किया गया। और दोस्तों एसके धर जो आयोग था, एसके धर आयोग था, उसके रिकमेंडेशन या सिफारिश मांगी गई। भाषा के आधार पर पुनर्गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया गया भारत का पहला राज्य है। दोस्तों जब आज़ादी के पश्चात भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया था। एसके धर आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश किया और सिफारिश की कि राज्यों का जो गठन है वह भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। यानी कि अलग राज्य की मांग को हम स्वीकार करें लेकिन भाषा के आधार पर नहीं। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन चल रहे थे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के, उनमें और क्या हुआ, असंतोष फैलने लगा। तो आयोग की जो सिफारिश थी उससे असंतोष फैला तो कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक और भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जिसको जेवीपी समिति कहा जाता है। जेवीपी जो समिति है इसके जो सदस्य हैं दोस्तों, इनके सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि जेवीपी समिति जो भाषाई प्रांत आयोग था उसके सदस्य कौन कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह दोस्तों जो दूसरा जेवीपी समिति थी तो इसने भी अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की और इसने भी यही सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन दोस्तों उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात क्या है, मद्रास जो तत्कालीन मद्रास था वर्तमान में तमिलनाडु है, उससे तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर अलग राज्य के गठन की मांग की गई और इसके लिए लंबा आंदोलन भी चला। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोटी श्रीरामुलु, इनका नाम याद रखिएगा। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, कांग्रेस को मजबूर होकर के जो मद्रास था उससे तेलुगु भाषी क्षेत्र को पृथक कर आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ता है और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाता है। तो दोस्तों इसको मैं आपको कहानी की तरह बता देता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्त होती है भारत को 15 अगस्त 1947 को। भारत में ब्रिटिश प्रांत होते हैं, देसी रियासतें होती हैं। देसी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा भारत में विलय करा लिया जाता है। जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट होता है उसके पश्चात ही दोस्तों क्या होता है कि भारत में भाषा के आधार पर अलग
अलग राज्यों की मांग होने लगती है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा श्री एस.के. धर आयोग गठित किया जाता है जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर देता है। फिर उसके पश्चात और असंतोष जब फैलता है तो जो जेवीपी समिति है, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों की सदस्यता में एक आयोग का दोबारा गठन होता है और वह भी भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन चलता रहता है, मुख्य तौर पर जो मद्रास रीजन है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या होता है, तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग चलती है। और दोस्तों 56 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोटी श्रीरामुलु, उनका निधन हो जाता है और इसके पश्चात क्या होता है, कांग्रेस को मजबूरन मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके पृथक राज्य बनाना पड़ जाता है और वह पहला राज्य होता है जो आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर निर्मित होता है। तो आंध्र प्रदेश आप याद रखिएगा, भाषा के आधार पर निर्मित पहला राज्य होता है। अब दोस्तों इसके पश्चात क्या होता है, भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में एक और आयोग का गठन किया और वह आयोग कौन सा था दोस्तों, फजल अली आयोग। इसको आप याद रखिएगा, यह आयोग सबसे बाद में आता है। और दोस्तों यह आयोग भी क्या होता है, यह आयोग क्या होता है, इसके पश्चात क्या होता है, आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर गठन के बाद भारत के और राज्यों से अलग नए राज्यों की मांग उठने लगती। जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है तो क्या होता है कि अलग अलग राज्यों से और मांगें उठने लगती हैं। तो भारत सरकार फिर क्या करती है, दिसंबर 1953 में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक फजल अली आयोग गठित करती है। अब दोस्तों इस आयोग के सदस्य थे, अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू, ये भी सदस्य थे। और यह आयोग क्या करता है, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और रिपोर्ट में क्या होता है दोस्तों, रिपोर्ट में क्या होता है कि जो फजल अली आयोग होता है वह भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को व्यापक रूप से स्वीकार कर तो लेता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर देता है। यानी कि जो फजल अली आयोग होता है उसने यह स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, लेकिन कुछ अन्य कारक हैं उनको भी देखा जाना चाहिए, सिर्फ भाषा के आधार पर गठन नहीं होना है। यानी कि एक राज्य एक भाषा, कोई भी इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया उन्होंने। और उसने जो फजल अली आयोग था उसने राज्यों के पुनर्गठन के लिए 4 कारक सुझाए थे। पहला क्या था, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना हो, देश की एकता एवं सुरक्षा हो, देश की एकता को ध्यान में रखा जाए, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता भी हो, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक तर्क भी साथ में होने चाहिए। तो यह 4 कारक इस आयोग ने दिए कि भाषा को भी ध्यान रखते हुए इन 4 कारकों को भी ध्यान में रखा जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत की कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। और दोस्तों इस आयोग के पश्चात क्या होता है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया जाता है और उसके पश्चात पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग लाया जाता है तो उसके पश्चात 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाते हैं। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जब 1956 में जब यह आयोग गठित होता है उसके पश्चात, तो दोस्तों 1956 के पश्चात आप याद रखिएगा कि यह 14 जो राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यह 14 राज्य होते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मणिपुर और त्रिपुरा। यह 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। कब? 1956 में। दोस्तों वर्तमान में भारत की राजधानी का नाम क्या है? भारत की राजधानी है दिल्ली। वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली है। 1911 तक दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ पर रहती है? कोलकाता में, क्योंकि जो मुख्य केंद्र था ब्रिटिश शासन का वह था कोलकाता। 1911 में इसको भारत में नई दिल्ली में स्थापित किया जाता है।
भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है? वर्तमान में दोस्तों 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं, भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से मिलती है। दोस्तों 9 राज्यों के आप नाम याद रखिएगा: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल। 9 राज्यों के नाम याद रखिएगा जिनकी सीमाएं समुद्र तट से मिलती हैं। भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है दोस्तों? तेलंगाना। तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य है, जिसको 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। मद्रास राज्य का नया नाम क्या है? मद्रास राज्य का नया नाम क्या है दोस्तों? तमिलनाडु। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में जो परिवर्तन है वह संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। ये मैंने पहले ही आपको बताया। भारत में जो राज्यों से संबंधित संविधान में संशोधन है वह भारत की संसद ही कर सकती है। संविधान संशोधन की शक्ति राज्यों को नहीं दी गई है। तो नए राज्यों के जो नए नाम हैं या नए राज्यों का जो गठन है वह कौन कर सकता है? संसद। तो मद्रास पुराना नाम था तमिलनाडु का, और अब वर्तमान में तमिलनाडु मद्रास का नया नाम है। कर्नाटक राज्य का पुराना नाम क्या था दोस्तों? कर्नाटक राज्य का पुराना नाम था मैसूर। मैसूर जो था कर्नाटक का पुराना नाम था। वैसे मैसूर डिस्ट्रिक्ट अभी वर्तमान में है भी कर्नाटक में। कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जिनके नामों में परिवर्तन हुआ, एग्जाम से पूछा जा सकता है। संयुक्त प्रांत भारत का पहला राज्य था जो 1950 में, जिसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर क्या था? राज्य थे दोस्तों, ये सब राज्य थे। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रख दिया गया। और 2006 में उत्तरांचल जो वर्तमान में है उसका नाम क्या है? उत्तराखंड रखा गया है। 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के अब उसका क्या नाम हो गया? ओडिशा। और राज्यों के नाम में परिवर्तन की शक्ति किसको है? संसद को। दोस्तों ये जितने भी राज्य हैं, इनके भारत के जो राज्य हैं, इनके नामों में परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं। मैंने सारे आपको बता दिए हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने की संभावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? संविधान के अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसको 2019 में समाप्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। किस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया? संसद के द्वारा 2019 में। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, 2019 में संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को 2 अलग अलग संघ शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहला संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, जिसकी राजधानी श्रीनगर बनाया गया। दूसरा संघ शासित प्रदेश बनाया गया लद्दाख, जिसकी राजधानी को लेह बनाया गया। लद्दाख में 2 महत्वपूर्ण जिले लेह और कारगिल को जोड़ा गया है। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो के पश्चात मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का जो PDF है उसको मैं डाल दूंगा। आप अगर बाद में इसको हल करना चाहते हैं या अध्ययन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। 1956 में भारत में कुल 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में जब फजल अली आयोग का गठन हुआ, उसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 के बाद गठित नए राज्य और संघ शासित प्रदेश 1960 में महाराष्ट्र को सबसे पहले विभाजित किया गया। महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए निर्मित किया गया और गुजरात भारत का 15वां राज्य बन गया।
दादरा एवं नगर हवेली जो पहले पुर्तगाल का जहाँ पे शासन था, 1961 में दादरा एवं नगर हवेली को स्वतंत्र राज्य से संघ शासित प्रदेश बनाया गया। और दोस्तों वर्तमान में दादरा एवं नगर हवेली क्या है, भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो भारत के राज्य नए बने हैं, कैसे बने हैं, कब बने हैं, इससे संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1961 में गोवा एवं दमन दीव को भी पुर्तगाल से मुक्त कराया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन एवं दीव को संघ शासित प्रदेश। पौंडीचेरी जो फ्रांस के कब्जे में है उसको मुक्त कराकर संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। 1963 में क्या होता है दोस्तों, नागा जो आंदोलनकारी थे उनकी संतुष्टि के लिए नागा पहाड़ियाँ और त्वेनसांग क्षेत्र को मिला करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया। 1966 में क्या होता है, पंजाब को पृथक किया जाता है और उससे हरियाणा एक राज्य के रूप में और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ का गठन किया जाता है। इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, कब और कौन सा राज्य और संघ शासित प्रदेश बनाया गया। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश के रूप में 1971 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। पहले क्या होता है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश क्या रहता है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहता है। 1972 में मणिपुर जो है भारत का 19वां राज्य बनता है। 1972 में ही त्रिपुरा भारत का 20वां राज्य बनता है। 1972 में ही मेघालय भारत का 21वां राज्य बनता है। मणिपुर की वर्तमान में राजधानी है इम्फाल, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, जिसको पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, यानी कि वहाँ पर राजतंत्र था। भारत सरकार ने 1974 तक सिक्किम की रक्षा, विदेशी मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया था। सिक्किम की इच्छा के अनुसार 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा इसे भारत का क्या एक संबद्ध राज्य बनाया गया। एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का संबद्ध राज्य किसको बनाया गया था, सिक्किम को दोस्तों। और उसके पश्चात ही 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को क्या है, भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है। तो सिक्किम भारत का क्या है, 22वां राज्य बनता है। आगे क्या होता है दोस्तों, आगे क्या है, 1987 में मिजोरम भारत का 23वां राज्य बनता है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बनता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य है दोस्तों। 1987 में ही गोवा भारत का 25वां राज्य बनता है दोस्तों। गोवा पहले किसके कब्जे में था दोस्तों, गोवा पहले पुर्तगाल के कब्जे में था, पहले मैंने आपको बताया। वर्ष 2000 में क्या होता है, 3 नए राज्यों का गठन होता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है और ये 26वां राज्य होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। उत्तराखंड को दोस्तों उत्तर प्रदेश से पृथक करके 27वें राज्य के रूप में बनाया जाता है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। झारखंड को बिहार से पृथक कर 28वां राज्य बनाया जाता है और झारखंड की राजधानी है दोस्तों क्या, रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। और उसके पश्चात दोस्तों क्या होता है, तेलंगाना 2014 में क्या होता है, आंध्र प्रदेश से पृथक करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना को बनाया जाता है। और 2019 में, अब देखिए दोस्तों 2019 तक क्या होता है, 2019 तक भारत में क्या होता है कि कुल 29 राज्य होते हैं और कितने, 29 राज्यों के साथ साथ फ्रेंड्स कितने, भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। उसके पश्चात जो 29 राज्य होते हैं उनसे जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो राज्य हो गए दोस्तों 8 और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के हो गए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। तो जम्मू कश्मीर को दोस्तों 2019 में 2 अलग अलग संघ शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया जाता है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाती है श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी हो जाती है लेह। और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी है दिल्ली। तो दोस्तों भारत के संविधान का भाग 1 जो कि भारत के संघ एवं इसके क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया।
वीडियो इंडियन पॉलिटी का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इसका दोस्तों PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप रिपीटेड तौर पर इसको पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।